हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे 9th क्लास का टॉपिक है जो आपका नोटेशन सिस्टम, स्वरलिपि पत्तियां, पंडित विष्णुनारायण भातखंडे जी की स्वरलिपि पत्ती और पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी की स्वरलिपि पत्ती। वैसे आज के टाइम में फॉलो तो ज्यादा विष्णुनारायण भातखंडे जी की स्वरलिपि पत्ती को ही किया जाता है जो हम यूज करते हैं। विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी ने भी स्वरलिपि पत्ती दी है, परंतु वो थोड़ी टफ है। भातखंडे जी की स्वरलिपि पत्ती इजी है, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं, ये यूज की जाती है ज्यादा। ओके, तो सबसे पहले हम विष्णुनारायण भातखंडे जी की स्वरलिपि पत्ती पढ़ते हैं। तो देखो, भातखंडे स्वरलिपि पत्ती में शुद्ध स्वरों को लिखने के लिए किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगाया जाता, सिंपल लिखे जाते हैं सारे गामा पा धा नी। आगे इसमें कोमल स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे लेटी रेखा का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रे गा धा नी कोमल स्वर होते हैं ना, उनके नीचे लेटी रेखा लगाई जाती है। देखो ये सारे जो साइन है, हमें कैसे पता चलता है कि ये साइन कोमल का है, ये तीव्र का साइन है, हमें कैसे पता चलता है। ये मंद सप्तक का साइन है, ये तार सप्तक का साइन है, ये हमें स्वरलिपि पत्ती से ही पता चलता है जो भातखंडे जी ने हमको दी है, तो उसी को हम फॉलो करते हैं। आगे देखो, तीव्र स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा लगाई जाती है। देखो ये खड़ी रेखा हम आगे ऊपर एक ही होता है तीव्र स्वर। ओके, विष्णुनारायण भातखंडे जी का संगीत में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने पंडित वेंकट मुखी जी के 72 थाटों में से 10 थाटों का निर्माण किया था। हिंदुस्तानी संगीत आज इनकी दी हुई थाटों पर ही चल रहा है। इन्होंने जो 10 थाट दी थी और इन्हीं की स्वरलिपि पत्ती को हम फॉलो करते हैं आज। आगे देखो, मंद्र सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। देखो ये सारी डॉट 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 डॉट, सारे स्वरों के नीचे डॉट मिलेंगे आपको। जिस भी स्वर के नीचे डॉट होगी तो हमें यह पता लग जाता है कि ये मंद्र सप्तक का स्वर है। ओके, मध्य सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगाया जाता, सिंपल लिखे जाते हैं। तार सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। मंद सप्तक में नीचे डॉट लगाते हैं और तार सप्तक में ऊपर डॉट लगाते हैं स्वरों के। जिस भी स्वर के ऊपर डॉट होगी वो तार सप्तक का स्वर होगा। ओके, एक मात्रा के लिए कोई भी चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे एक मात्रा के नीचे एक स्वर आता है ना, तो वो सिंपली लिखा जाता है। आगे एक मात्रा में एक से अधिक स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे अर्धचंद्राकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे सारे, सारे गा, देखो इस तरीके से लिखे हुए हैं। चाहे एक मात्रा में आपके 2 स्वर हैं, 3 स्वर हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी स्वर हैं उन स्वरों के नीचे अर्धचंद्राकार इस तरीके से बना देते हैं लिखकर एक मात्रा के नीचे। जैसे अभी यहाँ पर लिखे है ना सारे, ये सारे एक मात्रा के नीचे है, ये 2 स्वर हैं। अब आगे देखो ये 3 स्वर आ गए, सारे गा, इस तरीके से अर्धचंद्राकार बना दिया ना। इसके नीचे भी ऐसे ही बनाना है। एक मात्रा में जितने भी स्वर होते हैं उनके नीचे ऐसे ही अर्धचंद्राकार बनाते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, स्वरों को बढ़ाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। देखो स्वरों को इस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, जैसे सा रे गा, इस तरीके से लिखते हैं ना हम स्वरलिपि में स्वरों को, तो डैश का प्रयोग करते हैं इनको बढ़ाने के लिए। जैसे सा के बाद 3 डैश लगा दिए तो वो क्या होगा, तो सा ही स्वर होता है वो, उसको बोलते कैसे हैं, सा आ, इस तरीके से। ऐसे ही रे रे, अगर 3 डैश है तो इसके पीछे, गा के पीछे 3 डैश है तो गा, जितने भी डैश होंगे उतनी बार ही बोला जाता है। ओके, जैसे अब यहाँ पर एक ही डैश है तो गा आ, इस तरीके से बोलते हैं। ओके, बोलों को बढ़ाने के लिए अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। देखो जब हम स्वरों को बढ़ाते हैं तो डैश का प्रयोग करते हैं। जब हम स्वरलिपि लिखते हैं उसमें बंदिश के बोल भी होते हैं ना जो, उसके लिए हम अवग्रह का प्रयोग करते हैं। जैसे रा आ आम, हमने कोई भी शब्द आगे बढ़ाना है, कोई भी बोल आगे बढ़ाना है तो हम अवग्रह का जो साइन है ये उसका प्रयोग करेंगे। ओके, मेंढ को दर्शाने के लिए स्वरों के ऊपर अर्धचंद्राकार लगाया जाता है। देखो मेंढ का साइन ये प्रयोग होता है। कोष्टक में स्वरों को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, रेसा नीसा, नीसा रेसा, इस तरीके से। खटके का साइन होता है, ये ब्रैकेट में भी लिखते हैं। जैसे हमने सा स्वर पर खटका देना तो सा को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो उसका मतलब यही होगा कि रेसा नीसा या फिर नीसा रेसा। ये सारी डेफिनेशन मैंने करवाई हुई है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, चैनल पर सभी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, मेंढ भी खटका भी। तो खटके के लिए स्वरों को इस तरीके से लिखा जाता है, जिस स्वर पर खटका देना होता है उसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जैसे सा स्वर पर खटका दिया हुआ है यहाँ पर, रेसा नीसा, नीसा रेसा, इस तरीके से लिखते हैं। ओके, देखो अब ताल में सम को दर्शाने के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाया जाता है। ये क्रॉस का जो साइन है ना, ये सम के लिए प्रयोग किया जाता है ताल में। ओके, खाली को दर्शाने के लिए 0 का चिन्ह लगाया जाता है। ताली के लिए संख्याओं का प्रयोग किया जाता है 2 3 4। तो आपको विष्णुनारायण भातखंडे जी की स्वरलिपि पत्ती का पता चल गया। जो साइन हम प्रयोग करते हैं तालों में, रागों में, सारे जो साइन है वही लिखने हैं आपने इसमें। ये पंडित विष्णुनारायण भातखंडे जी की स्वरलिपि पत्ती थी। अब आगे देखो, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी की स्वरलिपि पत्ती। इसमें भी शुद्ध स्वरों को लिखने के लिए किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगाया जाता, सिंपल लिखे जाते हैं सारे गामा पा धा नी। आगे कोमल स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे सीधे हलंत का प्रयोग किया जाता है।
जैसे देखो, रे के नीचे अलंत लगा दिया, गा के नीचे, धा के नीचे, नी के नीचे अलंत। उसमें लेटी रेखा का प्रयोग होता था कोमल स्वरों के लिए, और विष्णु दिगंबर पुष्कर स्वरलिपि पद्धति में अलंत का प्रयोग होता है कोमल स्वरों के लिए। इस तरीके से अलंत लगाया जाता है। तीव्र स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे उल्टा अलंत लगाया जाता है। उल्टे अलंत का प्रयोग किया जाता है। देखो इस तरीके से लगाते हैं, माँ के नीचे उल्टा अलंत, उसमें खड़ी रेखा लगाते थे ऊपर, इसमें उल्टा अलंत लगाते हैं तीव्र स्वरों के लिए। मंदर सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के ऊपर डोट लगाते हैं, और भातखंडे जी की स्वरलिपि में नीचे डोट थी मंदर सप्तक में। आगे मध्य सप्तक के स्वरों के लिए कोई चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें भी वही है सेम। मध्य सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए भातखंडे जी की स्वरलिपि पद्धति में भी कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता, इसमें भी कोई चिन्ह प्रयोग नहीं होता। ओके। तार सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा लगाई जाती है। इसमें तार सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए लगाई जाती है स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा इस तरीके से, और उसमें तीव्र स्वर पर लगाई जाती थी भातखंडे जी की स्वरलिपि पद्धति में। इसमें लगाई जाती है तार सप्तक के स्वरों पर। आगे स्वरों को बढ़ाने या दीर्घ करने के लिए अवग्रह का चिन्ह लगाया जाता है। देखो उसमें डैश का प्रयोग होता था, इसमें अवग्रह का चिन्ह लगाया जाता है स्वरों को आगे बढ़ाने के लिए। और बोलों को दीर्घ करने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से बिंदु लगाई जाती हैं, उसमें ये अवग्रह लगाया जाता था ना, इसमें बिंदु लगाई जाती हैं। जितना भी दीर्घ करना है उसके हिसाब से बोल जो होते हैं बंदिश के, उसके आगे इस तरीके से बिंदु का प्रयोग किया जाता है। विश्रांति के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। विश्रांति मतलब ठहराव, जिस स्वर पर ठहराव देना है उस पर कोमा लगा देते हैं कि इस स्वर पर ठहराव है। ओके। एक मात्रा चिन्ह के लिए स्वरों के नीचे लेटी रेखा का प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई साइन नहीं था इसके लिए, इसमें लेटी रेखा लगाते हैं। दो मात्रा के चिन्ह के लिए स्वरों के नीचे इस तरीके का साइन लगाया जाता है। देखो इसका मतलब है एक मात्रा में दो स्वर, उसमें एक मात्रा में दो स्वर आते थे तो नीचे अर्धचंद्राकार होता था, इसमें ऐसा साइन लगाया जाता है। आगे आदि मात्रा के लिए आदि मात्रा में एक स्वर होता है तो स्वरों के नीचे शून्य इस तरीके से लगाई जाती है। आदि मात्रा में एक स्वर। ओके। अब चार मात्रा, एक मात्रा में चार स्वर हो तो वहां पर इस तरीके से साइन लगाया जाता है हर स्वर के नीचे। अब एक मात्रा में अगर 8 स्वर हो तो डबल हो जाता है। देखो चार के लिए सिंपल एक साइन था ना, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 4 और 4 8, एक मात्रा में 8 स्वर आ जाएंगे। दो दो अर्धचंद्राकार लगते हैं हर स्वर के नीचे। एक मात्रा में 6 स्वर है तो किसी भी प्रकार का चिन्ह प्रयोग नहीं होता, सिंपल लिखे जाते हैं 6 स्वर, सारे गा मा पा धा। कोई भी 6 स्वर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं यहाँ मैंने। ओके। आगे ताल के प्रत्येक आवर्तन में एक विराम लगाया जाता है। स्थाई के अंत में 2 विराम लगाए जाते हैं, अंतरा के अंत में 3 विराम लगाए जाते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें स्थाई जब खत्म होती है तो 2 विराम लगाए जाते हैं इस तरीके से, अंतरा जब खत्म होती है तो 3 विराम लगाए जाते हैं, और ताल में एक आवर्तन जब खत्म होता है तो 1 विराम लगाया जाता है इस तरीके से। आगे उसमें सम के लिए क्रॉस का साइन था, इसमें सम के लिए ये क्वेश्चन मार्क टाइप का एक साइन है, ये प्रयोग होता है। खाली के लिए इसमें प्लस का साइन प्रयोग होता है, उसमें 0 का साइन प्रयोग होता है। ओके। ताली के लिए उसमें भी 2 3 4 संख्याओं का प्रयोग होता है, इसमें भी ये वही है। और कंठ स्वर के लिए इसमें स्वर के ऊपर इस तरीके से स्वर लिखा जाता है। हम मोस्टली स्वरलिपि पद्धति भातखंडे जी की यूज करते हैं क्योंकि उनकी स्वरलिपि पद्धति इजी है। विष्णु दिगंबर पुष्कर जी की स्वरलिपि थोड़ी टफ है, इसलिए कुछ साइन इनके भी प्रयोग होते हैं। जैसे कंठ स्वर का हम प्रयोग करते हैं, विश्रांति के लिए कोमा का प्रयोग कर लिया जाता है, तो इनके साइन भी कहीं कहीं प्रयोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम भातखंडे जी की स्वरलिपि ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक मात्रा में 3 स्वर हो तो ऐसे लिखे जाएंगे, वो हर स्वर के नीचे 1/3 लिख देंगे। ओके। तो ये पॉइंट्स थे विष्णु दिगंबर पुष्कर जी की स्वरलिपि पद्धति के। अगर इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बताना आ जाए कि डिफरेंस बताओ दोनों की स्वरलिपि पद्धति में, तो डिफरेंस भी लिख दोगे आप, सेम वही है ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। जो सेम बातें हैं वो डिफरेंस में हटा देना बस, और बाकी सारे पॉइंट ऐसे कैसे आएंगे। जैसे इसमें ताली के लिए 2 3 4 संख्याओं का प्रयोग होता है, उसमें भी ये बात सेम है, ये बात नहीं लिखनी ना फिर उसमें, अगर डिफरेंस पूछा जाए तो कहीं। तो जैसे शुद्ध स्वरों के लिए उसमें भी कोई साइन नहीं है, इसमें भी कोई साइन नहीं है, तो वो बात भी नहीं लिखनी। मतलब डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आप इन पॉइंट्स में सही बनाकर लिख सकते हो, जो बातें सेम है उन्हें छोड़कर। तो मैंने एक बताया आपको नोटेशन सिस्टम स्वरलिपि पद्धति पंडित विष्णुनारायण भातखंडे जी की और पंडित विष्णु दिगंबर पुष्कर जी की। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।